Hello everyone. Hello everyone. Am I audible? Good evening to everyone. So today we are going to see our mains answer writing, which has been taken from UPSC Insight Secure Synopsis. This is of 6th June. You all can also refer the same through the websites of Insight IS. So similar to yesterday, we would be discussing around 6 to 7 questions. The first question is, discuss the significance of megalithic tradition in India. So first हमें megalithic tradition के बारे में जो कि इंडिया में फॉलो हो रहा था वो हमें उसका सिग्निफिकेंस बताना है, उसका इम्पोर्टेंस बताना है. साथ ही में हमको उसके सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में भी चीज़ें डिस्कस करनी है. तो ये वाली चीज़ ली गई है इनसाइट्स के नोट्स में ही आपको ये मिल जाएगी. तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे अभी, जो कि इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में वी हैव टू राइट हाउ इज़ द मेगालिथिक, व्हाट इज़ द मेगालिथिक कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड हाउ इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस इंडियन कॉन्टिनेंट. It is spread across large parts of the Indian subcontinent from Neolithic Chalcolithic period to early historic age. Megaliths constitute one of the most enduring archaeological tradition of India. Stone monuments serve as valuable source of reconstructing the social organization, belief system and cultural practice of the earlier communities. So megalithic tradition से हमें क्या पता चल रहा है? एंशियंट टाइम की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी कैसी थी, बिलीफ सिस्टम्स क्या थे उनके, और कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थी हमारी पहले की कम्युनिटीज़ का. ये हम चीज़ लगेंगे इंट्रोडक्शन में. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेगालिथिक कल्चर, यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है. डिस्कस दी सिग्निफिकेंस, यही चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स. इसमें हम लोग लिखेंगे मेगालिथ्स ब्रिज द गैप बिटवीन द प्री हिस्टोरिक एंड द अर्ली हिस्टोरिक सोसाइटीज़, प्रोवाइडिंग एविडेंस वेयर रिटर्न रिकॉर्ड्स आर एब्सेंट. तो जहाँ जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स एब्सेंट है वहाँ पे हमें मेगालिथिक ट्रेडिशंस, मेगालिथिक चीज़ों से, आर्कियोलॉजी से हमें वो एविडेंस मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल. इसका देखेंगे हम लोग ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि कर्नाटका में है, और ब्रह्मगिरी जो एरिया कर्नाटका में है, और आदि चलुनार जो तमिलनाडु में है, हैव यील्डेड आयरन टूल्स. ये एरियाज़ में हमको आयरन टूल्स मिले, पॉटरी एंड बरियल रिमेन्स हमें मिले हैं, जो कि हमें अर्लियर आयरन एज के बारे में बताता है और उसके कल्चर के बारे में बताता है. नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अभी मेगालिथ से हमें कैसे पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हुआ था वो टाइम पे. द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स रिफ्लेक्ट्स नॉलेज ऑफ क्वेरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंजीनियरिंग टेक्निक्स. तो जो लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स हमको मेगालिथिक पीरियड के जो हमें आज मिले हैं, उससे हमें क्या पता चल रहा है, इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बारे में पता चल रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन भी वो टाइम पे
था, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टोन्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैरी करना, ये हमें बता रहा है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वो एरिया में वो टाइम पे काफ़ी डेवलप्ड होगा। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, हीर बेनाकल इन कर्नाटका कंटेन्स न्यूमरस डॉलमेंस बिल्ट विथ मैसिव स्टोन स्लैब्स डेमोन्स्ट्रेटिंग सोफिस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़। तो एग्जाम्पल भी आप लिखोगे तो आपको आंसर आपका अनएंस होते रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल है इसका, थर्ड जो पॉइंट है, मार्कर ऑफ द कल्चरल कंटिन्यूटी। मेगालिथिक ट्रेडिशन हैव सर्वाइव्ड अमॉन्ग सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिंकिंग द एंशिएंट पास्ट विद द लिविंग कल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, मुंडा कम्युनिटीज़ ऑफ झारखंड कंटिन्यू कमेमोरेटिव स्टोन इरेक्शन टेक्निक्स ट्रेडिशंस रिफ्लेक्टिंग कंटिन्यूटी ऑफ एंसेस्ट्रल कस्टम। तो आज भी ये कम्युनिटी अपना कल्चर फॉलो करती आ रही है। तो ये है मार्कर ऑफ द कल्चरल कंटिन्यूटी के बारे में पॉइंट। तो ये है सिग्निफिकेंस, ये पॉइंट्स है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है मेगालिथिक कल्चर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में बता रही है, उसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, कल्चरल कंटिन्यूटी को फॉलो करवा रहा है। नेक्स्ट है इंसाइट्स इनटू रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी। तो वो डाइवर्सिटी कैसी थी वो टाइम पे, उसके बारे में भी हमको मेगालिथ से ही पता चलता है। मेगालिथ्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डाइवर्स इकोलॉजिकल जोन्स हाईलाइटिंग वेरीड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ कॉमन कल्चरल फिनोमिना। एग्जाम्पल जो मेगालिथिक साइट्स है विदर्भ और महाराष्ट्र में जो मिली हुई है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में भी, वो क्या दिखाती है, अडेप्शन टू लोकल कंडीशंस। तो लोकल कंडीशंस के हिसाब से वो साइट्स अडेप्टेड की गई है। कंट्रीब्यूशन टू हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स फॉर्म एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड इंडिजिनस हिस्ट्री। तो हमें हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की इंडिजिनस हिस्ट्री के बारे में ये मेगालिथ से हमें पता चलता है। चोका हाटू जो कि झारखंड में है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगालिथिक साइट्स इन इंडिया, इज इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया। अभी मेगालिथिक रिवील क्या करते हैं और सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में, जो भी अर्ली कम्युनिटीज़, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। ये ऐसे आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें उसमें कवर करती जानी है। जैसे कि सिग्निफिकेंस हुआ, सिग्निफिकेंस में क्या आ गया, 5 पॉइंट्स आ गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, इट इज सर्विंग एज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कंटिन्यूटी बता रहा है हमें, कल्चरल रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है। 5th पॉइंट में क्या देखा हम लोगों ने, ये हेरिटेज और आइडेंटिटी के बारे में भी बता रहा है। अभी इसके बाद ये मेगालिथिक क्या क्या रिवील कर रहा है सोशल और कल्चरल लाइफ कम्युनिटीज़ की, वो हम लोग देखेंगे आगे। ये पॉइंट्स देखते हैं, अभी हम लोग आगे का आंसर देखेंगे। बिलीव इन आर्ट आफ्टर लाइफ एंड एंसेस्टर वर्शिप, इलॉबोरेट बरियल प्रैक्टिसेस इंडिकेट फेथ इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड रिवरेंस फॉर एंसेस्टर्स। तो मेगालिथ से हमें क्या पता चल रहा है कि उनके बरियल प्रैक्टिसेस जो थे मेगालिथिक टाइम के, मेगालिथ से जो बरियल प्रैक्टिसेस हमें देखे उसमें हम लोग देख रहे हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, क्योंकि लोग क्या करते थे, डेड बॉडीज़ के साथ जो भी वो डेड बॉडी भरी कर रहे उसमें वो लोग सेम उनकी चीज़ें, ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, आयरन टूल्स, दूसरे इम्प्लीमेंट्स उसमें वो लोग भरी करते थे साथ में, क्योंकि वो लोग बिलीव करते थे कि यहाँ पे लाइफ आफ्टर डेथ है। और उनको काफ़ी रेफरेंस है एंसेस्टर्स, मतलब रिस्पेक्ट, काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने एंसेस्टर्स की। एग्जाम्पल देखेंगे, ग्रेव गुड्स सच एज पॉट्स, आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स फाउंड इन बरियल चेम्बर सजेस्ट रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द डिसीज। डिसीज मतलब जो डेड बॉडी है उसके साथ ये सारे आइटम्स हमको मिलते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, उनके बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी सोशल डिफरेंशिएशन एंड हायरार्की। वेरिएशन इन बरियल साइज एंड ग्रेव गुड्स इंडिकेट अनइक्वल सोशल स्टेटस। तो सोशल स्टेटस के बारे में हमको डिफरेंस कैसे पता चल रहा है, जो बरियल साइज़ है और जो गुड्स उसमें हमें मिले गए हैं
उसमें जो डिफरेंस है उससे भी हमें सोशल स्टेटस के बारे में पता चल रहा है। तो डिफरेंसेस थे सोसाइटी में, हायर क्लास लोअर क्लास, तो हमें उससे ये पॉइंट से हमें पता चल रहा है। सर्टन बरियल्स एट आदि चलुनार कंटेन रिचर असेंबलीज ऑफ आर्टिफैक्ट्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स एमर्जिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। थर्ड पॉइंट देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ आयन बेस्ड इकोनॉमी। तो आयन बेस्ड इकोनॉमी, द प्रेजेंस ऑफ आयन आइटम्स रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड चेंजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो हमें आयन मिला गया है उससे भी हम लोग आयन एज के बारे में देख सकते हैं। एक्सकेवेशन एट हलोर कर्नाटका हैव रिवील्ड आयन इम्प्लीमेंट एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर एंड डेली लाइफ। फोर्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर के बारे में पता चल रहा है, एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल लाइवलीहुड आर्टिफैक्ट्स इंडिकेट अ मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल, डेक्कन मेगालिथिक साइट्स में हमें एग्रीकल्चरल टूल्स मिले, एनिमल्स रिमेन, जो कि बता रहे हैं कि वहाँ पे लाइफ सेटल थी वो टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव एफर्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज मेगालिथिक्स रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड लेबर एंड सोशल कोऑपरेशन। एग्जाम्पल, हिरे बिनाकल में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो थे वो केपेबल थे ऑफ मोबिलाइजिंग सिग्निफिकेंट मैन पावर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सोशल और कल्चरल लाइफ वो टाइम पे कैसी थी। ठीक है, कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे, मेगालिथिक ट्रेडिशंस आर नॉट मियरली स्टोन मॉन्यूमेंट्स, ये सिर्फ स्टोन मॉन्यूमेंट्स नहीं है, बट रिपोजिटरी ऑफ इंडियाज़ अर्ली सोशल मेमोरी एंड कल्चरल इवोल्यूशन। सोशल मेमोरी है, जैसे सोशल लाइफ कैसे थी और कल्चरल हमारा कैसे इवॉल्व हुआ है, ये हमें मेगालिथिक साइट से पता चलता है। Their systematic conservation and study can deepen our understanding of indigenous histories and strengthen appreciation of India's diverse civilizational heritage। तो ये था हमारा कंक्लूजन, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि GS 1 से था, हिस्ट्री के बारे में था। सेकेंड, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमरी इंस्टीट्यूशन इन प्रिजर्विंग ट्राइबल आइडेंटिटी। तो ट्राइबल आइडेंटिटी को हम लोगों को प्रिजर्व करना है, उसमें सिग्निफिकेंस कौन किसके बारे में बता रहा है, कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस। देखेंगे हम लोग कि कस्टमरी इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल्स और उनका सिग्निफिकेंस क्या है ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद चैलेंजेस क्या अराइज होते हैं व्हेन दे इंटरेक्ट विद मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग देखेंगे, इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ पोजेस डिस्टिंक्ट सोशो कल्चरल सिस्टम। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है ये सोशो कल्चरल सिस्टम दैट हैव इवॉल्व थ्रू सेंचुरीज ऑफ इंटरेक्शन विद द लोकल एनवायरनमेंट। तो ओवर द सेंचुरीज ये इवॉल्व होते हुए आया है। कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस जो है रूटेड इन ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू सर्व एन इम्पॉर्टेंट instrument of identity preservation, social regulation and community governance, particularly in tribal regions protected under constitution। So constitution के साथ भी आपको tribal areas का थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस क्या है अभी, सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमरी इंस्टीट्यूशन इन प्रिजर्विंग। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कस्टोडियन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस प्रिजर्व indigenous languages, rituals, festivals, oral traditions and collective memory, ensuring the continuity of tribal cultural identity across generations। Examples, मोरुंग सिस्टम जो कि नागा कम्युनिटी में फॉलो होता है, इट कंटिन्यूज टू ट्रांसमिट फोक फेयर, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कम्युनिटी वैल्यूज़, प्रिजर्विंग इंडिजिनस हेरिटेज एंड ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट है, आप अपने नोट्स भी इससे बना सकते हैं जिससे आपका नॉलेज एनहेंस होते रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी लैंड एंड रिसोर्सेज। तो ट्राइबल एरियाज़ में क्या होता है, कम्युनिटी लैंड और रिसोर्सेज को वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी उनको प्रोटेक्शन मिला गया है। आर्टिकल्स के बारे में आपको इसमें लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर काफ़ी एनहेंस होगा। दे रेगुलेट ओनरशिप एंड यूसेज ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर थ्रू कलेक्टिव नॉर्म्स, strengthening tribal connections with ancestral territories। एग्जाम्पल इसका क्या है, विलेज इंस्टीट्यूशंस इन नागालैंड प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 371A कंटिन्यू टू मैनेज कम्युनिटी ओन्ड लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस।
क्योंकि हम लोगों ने एक नागालैंड के बारे में लिखी पॉइंट, कैसे वो अपनी कम्युनिटी लैंड और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मोरंग सिस्टम के बारे में कैसे उन्होंने अपनी नॉलेज को अपने ट्रांसमिट किया है। थर्ड पॉइंट देखेंगे सोशल कोहेजन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड culturally legitimate mechanism for dispute settlement, reducing social fragmentation within communities. Tribal villages council across Northeast frequently resolve family, land and community disputes through consensus-based processes rather than an adversarial litigation. Next point देखेंगे हम लोग preservation of indigenous governance tradition. These institutions encourage participatory decision making, collective responsibility reflecting long-standing tribal governance systems. The Dorbar song among the Khasi community in Meghalaya function as grassroots institution for local administration and community participation. चीज़ें अभी तक फॉलो होती आ रही है, उसी के बारे में हमको लिखना है। तो ये कैसे पता चलेगी ये सारी चीज़ें? जितना आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, जितना आप वेरिड सोर्सेज यूज़ करोगे, आपको नहीं भी पता है तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है जो कि मैं डेली लाइव आके आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, लाइव आप नहीं देख पा रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके सेम लेक्चर्स देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, या हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आप गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेफगार्डिंग ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी। जो कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे एक्ट करते हैं? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स अगेंस्ट कल्चरल एसिमिनेशन एंड प्रिजर्व डिस्टिंक्ट ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर्स। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल एक्सरसाइज पावर ओवर कस्टमरी लॉज, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन इन ट्राइबल एरियाज। अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट हो गया सिग्निफिकेंस। अभी हम लोग चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर्स। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनका मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर्स के जब इंटरेक्शन होता है तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अलग है और उनके कस्टमरी लॉज अलग है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है यहाँ पे। सडन कस्टमरी प्रैक्टिसेस में क्लैश विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड individual rights. In Madhukeshwar versus State of Bihar, Supreme Court examined issues relating to women's inheritance right in tribal communities, highlighting tension between customary norms and gender justice. Next point is jurisdictional overlap and governance ambiguity. Parallel functioning, जैसे कि parallel government होती है वैसे parallel functioning of these traditional institutions and formal state agencies often create administrative confusion and overlapping authority. तो overlapping और confusion होता है, किसकी क्या authority है, किसको क्या powers है, इसमें थोड़ा सा overlap होने start हो जाता है। In several 6 scheduled areas, the coexistence of autonomous district councils, state governments and tribal bodies, these traditional bodies occasionally result in governance coordination challenges. Gender representation concerns. Many customary institutions remain male dominated. Main highlighted word है ये. Limiting participation of women in community decision making. Several traditional village councils in tribal regions have historically examined low female representation. सेम पॉइंट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल रिप्रेजेंटेशन कम है, वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी मेंशन करनी है। तो आप लिंक कैसे कर रहे हो पॉइंट्स? आपने पढ़ी है ये सारी पॉइंट्स, आंसर में आप कैसे लिख सक रहे हो, आपको वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। डेवलपमेंट वर्सेस कस्टमरी राइट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेवलपमेंट भी चाहिए बट उनकी कस्टमरी जो राइट्स है, उसके कस्टम्स की जो राइट्स है वो भी उनकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। Infrastructure, mining, conservation projects often encounter resistance where customary land rights are inadequately recognized. Supreme Court judgment in Orissa Mining Corporation versus Ministry of Environment and Forest empowered Gram Sabhas to determine the cultural and religious rights of tribal communities in Niyamgiri Hills. Difficulties in legal codification. Many customary laws are unwritten and evolve through practice, making harmonization with formal legal system challenging.
challenges. Customary law across tribal communities in the northeast vary significantly, complicating efforts to create uniform legal framework while respecting diversity. वे फॉरवर्ड में हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? वे फॉरवर्ड में चैलेंजेस जो है उसी को हम लोग वे फॉरवर्ड बना सकेंगे कि वो चैलेंजेस को हम लोग दूर करना है. दैट इज़ ओनली दी वे फॉरवर्ड थिंग. काफ़ी ईजी है. हार्मोनाइज कस्टमर प्रैक्टिस विद कॉन्स्टिट्यूशन. देखो फर्स्ट पॉइंट था, हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट लिखी थी कस्टमरी प्रैक्टिसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में. उसी को हमको क्या करना है? उसको हार्मोनाइज करना है. उसका ही ऑपोजिट आपको लिखना है. ट्राइबल ट्रेडिशन शुड बी प्रिजर्व वाइल एंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. तो हमको बैलेंस स्ट्राइक करना है, वही चीज़ें हमको लिखनी है. एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कंसिस्टेंटली emphasize balancing cultural autonomy with constitutional safeguard in tribal governance. Next is strengthening participatory local governments. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हम लोग काफ़ी बार लिखते हैं, ये चीज़ें काफ़ी बार डिस्कस की जाती है. ये चीज़ें वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी वे फॉरवर्ड में लिखनी है. मेन आप अपने कीवर्ड्स रेडी रखिए, मेंस में आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है. ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज शुड फंक्शन इन कॉम्प्लीमेंट्री मैनर रेदर देन कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज. ये देखो कॉमन जनरल पॉइंट है. आप काफ़ी सारे आंसर्स में ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्राम सभा अंडर पेसा एक्ट 1990 एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कैन इम्प्रूव ग्रास रूट गवर्नेंस इन शेड्यूल्ड एरियाज, जो कि 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन की गई है. प्रमोट इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, जो भी हम लोगों ने वुमेंस के बारे में लिखा था वही हमको यहाँ पे लिखना है. प्रमोट इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन. ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस should be encouraged. Have begun several tribal local bodies have begun integrating elected women representatives alongside traditional leadership structures. वही चीज़ें आपको वे फॉरवर्ड में लिखनी होती है. नेक्स्ट वे फॉरवर्ड है recognize and document customary laws. Systematic documentation can reduce ambiguity while preserving tribal legal traditions. States in Northeast India have taken efforts to record customary practice to facilitate better interaction with former legal systems. Ensure community centered development. Community को सेंटर में रख के हमको डेवलपमेंट में फोकस करना है. डेवलपमेंट इंटरवेंशन शुड इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसर्न एंड मीनिंगफुल कम्युनिटी कंसल्टेशन. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 strengthen role of local community in decision making concerning forest resources and livelihood rights. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? फ्यूचर ऑफ ट्राइबल गवर्नेंस लाइज नॉट ओनली इन रिप्लेसिंग कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस बट इन कंस्ट्रक्टिवली इंटीग्रेटिंग देम विद कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. तो हमको उसको सेपरेट नहीं करना है, हमको उसको इंटीग्रेट करना है. देखो तो ये होता है पॉजिटिव कंक्लूजन. A balanced framework that combines cultural autonomy, constitutional morality and participatory governance can strengthen both tribal identity and natural unity. तो ये है हमारा कंक्लूजन. नेक्स्ट हम लोग 2 क्वेश्चन हो गए. अभी GS3 का हम लोग 3rd क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. अभी हम लोग 3rd क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वुमेन्स पॉलिटिकल इंक्लूजन डिपेंड्स एज मच ऑन वोटर पार्टिसिपेशन एज ऑन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन. एग्जाम तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, हमें इसको क्या करना है? एग्जामिन द चैलेंजेस टू वुमेन्स इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन इंडिया. वुमेन क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है वो हमको बताना है. एंड वॉट मेजर्स आर नीडेड टू स्ट्रेंथन देयर एंगेजमेंट. कैसे हम लोग वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, वही चीज़ें हमको. काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लोग इसमें लिख सकते हो. इंट्रोडक्शन इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम लोग कि पॉलिटिकल इंक्लूजन होता क्या है एंड वो क्यों नेसेसरी है. इट इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी. While legislative reservation enhance women's representation in institutions, meaningful empowerment also requires the active participation as voters influencing electoral outcomes and public policy. तो हम लोगों को वुमेन वोटर्स की
वुमेन वोटर्स के बारे में ये क्वेश्चन है, कैसे वो उनका नंबर बढ़ेगा, उसी के बारे में हमको बताना है। उससे पहले हम लोग क्या बताएंगे कि चैलेंजेस वो लोग क्या क्या फेस करते हैं। पैट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑफन रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइसेस एंड पब्लिक एंगेजमेंट पर्टिकुलरली इन कंजर्वेटिव रीजन्स। तो बहुत बार क्या होता है कि मेल पर्सन है वही डिसाइड करता है कि वोट्स किसको जाएंगे एंड वुमेन आर बाउंड टू दैट डिसीजन। तो ये एक चैलेंज है उनके लिए। इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ नदर्न इंडिया वुमेन वोटर्स कंटिन्यू टू फेस फैमिली मीडिएटेड वोटिंग डिसीजंस, ठीक है, डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन टर्नआउट। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन पार्टिसिपेशन डेफिसिट। अर्बन एरियाज़ में वुमेन इतना पार्टिसिपेट नहीं करती है। वुमेन इन अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफन लैक द कम्युनिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन नेटवर्क्स अवेलेबल इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में वुमेन को मोबिलाइज करना ईजी है, वही अर्बन एरियाज़ में इतना ईजी नहीं है। एनालिसिस ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शन टर्नआउट ट्रेंड्स हाईलाइटेड lower participation among women in highly urbanized constituencies such as मुंबई एंड बैंगलोर। तो ये डेटा, ये फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वैरायटी ऑफ आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी एंड मोबिलिटी कंसर्न्स रिगार्डिंग पर्सनल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेसिबिलिटी डिस्करेज पार्टिसिपेशन। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी वुमेन वोट करने नहीं जाती है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या स्टडी किया गया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक्सेसिबिलिटी एंड सेफ्टी इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटर टर्नआउट। एक्सेसिबल है क्या उनको, सेफ्टी है क्या, तो ही वुमेन टर्नआउट, वुमेन का वोट काउंट बढ़ेगा। इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस गैप्स, तो काफ़ी टाइम इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती और अवेयरनेस भी नहीं होती है वुमेन्स में। लिमिटेड अवेयरनेस रिगार्डिंग कैंडिडेट के बारे में उनको पता नहीं है, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, पॉलिटिकल इश्यूज रिड्यूस इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन। द स्वीप्स प्रोग्राम ऑफ ECI was designed specifically to address voter awareness and participation deficits among underrepresented groups. Underrepresentation in political processes, low representation in पार्टी स्ट्रक्चर्स एंड कैंपेन नेटवर्क व्हीकल लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो इस रीजन्स की वजह से वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती है उसमें। इतना ये सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए। इसके लिए मेजर्स क्या देखेंगे हम लोग, उसी का ऑपोजिट, जो चैलेंजेस है उसी का ऑपोजिट आपको मेजर्स में लिखना है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नारी शक्ति वंदन अध्ययन, तो ये एक स्कीम है, इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग एंड leadership development opportunities. The constitutional 106th amendment provides 1/3 reservation for women in Lok Sabha and state assemblies after delimitation. तो ये जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में भी आपको कहाँ ना कहाँ मेंशन करना है। स्ट्रेंथनिंग वुमेन सेंट्रिक मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस शुड बी लेवरेज टू इम्प्रूव पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। जैसे कि एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो एमर्ज किया गया एज इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर सिविक अवेयरनेस एंड ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। तो ये चीज़ से भी हम लोग उनका वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते हैं। इम्प्रूविंग इलेक्टोरल एक्सेसिबिलिटी एंड सेफ्टी, देखा ये चैलेंज के बारे में लिखा था यहाँ पे, हमको उसी को इम्प्रूव करना है। जेंडर सेंसिटिव इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन। ECI का जो इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव था, ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन, ये जो पिंक पोलिंग स्टेशन अभी थीम था उनका, अभी के इलेक्शंस में, लोकल इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस में भी उन्होंने पिंक बूथ बनाया था पूरा, जहाँ पे ये लोकल इलेक्शंस के बारे में मैं बता रहा हूँ जो कि पुणे में कंडक्ट किए गए थे। इससे क्या हुआ था, इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग वुमेन वोटर्स, स्पेसिफिकली उनका कॉन्फिडेंस इससे इंक्रीज हो गया। प्रमोटिंग पॉलिटिकल लिटरेसी एंड डिजिटल आउटरीच, टारगेटिंग अवेयरनेस कैंपेन शुड फोकस ऑन फर्स्ट टाइम एंड अर्बन वुमेन वोटर्स। इसका एग्जाम्पल देख लेना, एनहेंसिंग वुमेन्स रोल इन लोकल गवर्नेंस, ग्रेटर पार्टिसिपेशन एट ग्रास रूट लेवल क्रिएट्स पाथवेज फॉर हाई पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो ग्रास रूट पे, लोकल लेवल पे अगर वुमेन एक्टिव होगी तो सेम वुमेन ऊपर के लेवल्स पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट देगी और एक्टिव होगी।
रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज अंडर आर्टिकल दिस हैव एक्सपांडेड वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल। ठीक है, तो ये सारे अपना चीज़ें लिखनी थी, कैसे हम लोग उसको मेजर्स क्या क्या हम लोग यूज़ करेंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैन नॉट बी अचीव थ्रू रिप्रेजेंटेशन अलग। रिप्रेजेंटेशन अलग से नहीं होगा, अकेले रिप्रेजेंटेशन से वुमेन पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होगी। इट रिक्वायर्स सस्टेन्ड पार्टिसिपेशन इन कंटिन्यूस, उनको पार्टिसिपेट करते आना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंक्लूसिव इलेक्टोरल गवर्नेंस कैन ट्रांसफॉर्म वुमेन फ्रॉम पैसिव बेनिफिशरीज इनटू एक्टिव आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये अपना कंक्लूजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन जो है आज कितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 8 क्वेश्चन है आज, 9 क्वेश्चन है। तो आज लेक्चर थोड़ा ज़्यादा चलेगा क्योंकि अपने को 9 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, मैं की पॉइंट्स बताते जाऊंगा, आप लोग इसको रीड कर सकते हो। थोड़ा हम लोग अभी फास्ट चलेंगे, 9 क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करने हैं। द राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर दैट extinguishes an individual's right to identity. Discuss constitutional tensions involved in paternity disputes. ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। प्राइवेसी के बारे में ये है पूरा आंसर। सुप्रीम कोर्ट इन recent years has increasingly recognized constitutional rights often intersect rather than operate in isolation. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक दूसरे के साथ चलती है, आइसोलेशन में कभी नहीं वर्क होती है। इन डिस्प्यूट्स कंसर्निंग पेरेंटेज, courts are required to balance individuals' rights to privacy with another person's claim to identity, dignity and legal status, making such cases a complex constitutional challenge. अभी right to privacy cannot be interpreted that distinguish individual rights to identity, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। Identity as an aspect of dignity, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आइडेंटिटी आपकी एक डिग्निटी है। An individual's knowledge of biological parentage is closely linked to human dignity under Article 21. Puttaswamy versus Union of India, Supreme Court recognized dignity and autonomy as integral part of right to life. ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। Access to legal entitlements, establishing parentage may decrease access to inheritance, maintenance and succession rights, which cannot be defeated solely on privacy grounds. In May 26, Supreme Court upheld DNA testing in paternity dispute where the claimant sought determination of parentage and inheritance after decades of denial. Psychological closure and personal development, knowledge of one's origins contributes to emotional well-being and development of individual personality. तो parentage के बारे में सारी चीज़ें उन्होंने बताई गई है। Constitutional tensions क्या है, इन paternity disputes में क्या क्या हो सकता है, privacy versus राइट टू आइडेंटिटी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है। द एलिज फादर इंफॉर्मेशनल एंड बॉडीली प्राइवेसी में कॉन्फ्लिक्ट विद द क्लेमेंट्स इंटरेस्ट इन एस्टेब्लिशिंग बायोलॉजिकल। तो ये अपनी प्राइवेसी के नाद में क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी वाइल जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एज इंक्रीजिंग आइडेंटिटी एंड डिग्निटी टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। तो आर्टिकल 21 में ही दोनों चीज़ें हैं, तो बैलेंस स्ट्राइक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बॉडीली ऑटोनॉमी वर्सेस सर्च फॉर ट्रुथ, कंपल्सरी DNA टेस्टिंग रेजेस कंसर्न्स रिगार्डिंग इंट्रूजन इनटू बॉडीली इंटीग्रिटी वाइल कोर्ट सीक्स एक्यूरेट एडजुडिकेशन थ्रू साइंटिफिक एविडेंस। ये भी एग्जाम्पल देखना। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड वर्सेस एविडेंट्री एक्यूरेसी, तो लेजिटिमेटली चाइल्ड किसका बिलोंग करता है वर्सेस एविडेंस क्या बता रहा है, इसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फैमिली स्टेबिलिटी वर्सेस इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल की राइट भी है और फैमिली से इसकी स्टेबिलिटी भी हैम्पर हो सकती है। ठीक है, डिग्निटी ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, काफ़ी सारे लोगों की डिग्निटी इसमें चाइल्ड की, मदर की एंड फादर की, सबकी डिग्निटी स्टेक पे चली जाती है। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन्स थे। चैलेंजेस क्या है, इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कैसे होगा, उसमें चैलेंजेस क्या है, एब्सेंस ऑफ डेडिकेट, कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इसका नहीं है। रिस्क ऑफ सोशल स्टिग्मा, लोग डरते हैं ये सारी चीज़ों से। फाइंडिंग
relating to paternity may affect this social standing and dignity of children and families. dignity चली जाती है, social stigma लग जाता है, possibility of misuse of DNA testing को wrong way में यूज़ किया जा सकता है, parties में seek genetic testing for harassment, phishing inquiries और strategic litigation advantages. ठीक है. Balancing competing fundamental rights. No single constitutional right enjoys absolute supremacy in such disputes. Courts must simultaneously consider privacy, dignity, equality and access to justice under constitutional framework. Fifth point क्या बोल रहा है? Lack of uniform judicial standards. कोई judicial standards इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है. जुडिशल रिव्यू ही करके ये सब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है. वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? जो चैलेंजेस थे उसी को वे फॉरवर्ड बनाइए. जैसे लॉ नहीं था तो एनैक्ट लीगल कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बना दीजिए. एडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, जैसे डीएनए टेस्टिंग में प्रॉब्लम थी उसी को आप लोग स्ट्रिक्ट बना दीजिए. स्ट्रेंथिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंस बना दीजिए, उसको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बना दीजिए जिससे सोशल स्टिग्मा नहीं लगेगा. डेवलप चाइल्ड सेंटरिंग एजुकेशन, जैसे चिल्ड्रन को उनके ऊपर उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को डिसीजन लेना है, वैसे कीजिए. इशू यूनिफॉर्म जुडिशल गाइडलाइंस नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार कुछ गाइडलाइंस इशू करने पड़ेंगे उसी चीज़ पे. तो ये था हमारा वे फॉरवर्ड. जो चैलेंजेस है उसी को आपको वे फॉरवर्ड, उसी का अपोजिट आपको वे फॉरवर्ड बना देना है. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन इन पैटर्निटी डिस्प्यूट इज़ नॉट अ चॉइस बिटवीन प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी बट एन एक्सरसाइजिंग इन हार्मोनाइजिंग बोथ. राइट बेस्ड फ्रेमवर्क ग्राउंडेड इन डिग्निटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड सब्सटेंसिव जस्टिस कैन इंश्योर दैट नीदर प्राइवेसी बिकम्स अ शील्ड अगेंस्ट ट्रूथ नॉर आइडेंटिटी अ जस्टिफिकेशन फॉर आर्बिट्री इंट्रूजन. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. फिफ्थ क्वेश्चन GS3 से ही है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव एक्सपांडेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट वीकेंड द कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, ये वाला देखेंगे हम लोग. क्या बोल रहे हैं? प्लेटफॉर्म से क्या हुआ है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ गया है बट अकाउंटेबिलिटी कम हो गई है. इट्स इम्प्लीकेशंस हमको बताने हैं. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था तो इसको हम लोग ऊपर से ही देखेंगे. इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे? डिजिटल रेवोल्यूशन ने क्या किया? डेमोक्रेटाइज कम्युनिकेशन बाय गिविंग सिटीजन्स अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिबेट्स. डिजिटल रेवोल्यूशन से क्या हो गया? सब लोगों को डिबेट और ओपिनियन अपने एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई है. बट सेम प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं? चैलेंजेस भी बना रहे हैं. एनोनिमिटी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी. इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे. हाउ digital platforms have expanded through democratization, amplification of marginalized voices, strengthening participatory democracy. Implications क्या है इसके? मिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिसइन्फॉर्मेशन, इरोजन ऑफ सिविल एंड रीजन्ड डिबेट, ऑनलाइन हरासमेंट एंड अब्यूज़ हो सकता है, वीकेंड ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डिफिकल्टी इन एनफोर्सिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारे उसके क्या है? इम्प्लीकेशंस है. वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? इसको स्ट्रेंथन करना है. डिजिटल लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रेंथन करना है. प्लेटफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी जो एनहांस करेगा उसको करना है. प्रमोट रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप, स्ट्रेंथन रेगुलेटरी कैपेसिटी वाइल प्रोटेक्टिंग फ्रीडम, एनकरेज मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस मॉडल्स. सारी पॉइंट्स हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस की है. कंक्लूजन में लिखेंगे डेमोक्रेटिक डिस्कस फ्लरिशेस व्हेन फ्रीडम इज अकम्पनीड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. बिल्डिंग अ डिजिटली इन्फॉर्म्ड एंड एथिकली एंगेज सिटीजनरी इज essential to ensuring the technology strengthen rather than weakening democratic values in 21st century. ठीक है, ये था हमारा 5th क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. क्वेश्चन जो है हमारा डिस्कस द रोल ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी. तो ये एनवायरनमेंट से या ज्योग्राफी से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो. एक्सप्लेन हाउ दे आर डिक्लाइन
अफेक्ट्स फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। Soil in a living ecosystem where billions of microorganisms regulate nutrient transformation, organic matter decomposition, plant growth. Food and Agriculture Organization and ICAR recognize soil biodiversity as a critical pillar of sustainable agriculture, food security and environmental resilience. बॉडी में हम लोग को क्या लिखना है? रोल ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रेंट साइक्लिंग एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रेंट सॉल्युबलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन, सॉइल बैक्टीरिया जो होती है एंड फंगाई कन्वर्ट अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रेंट टू प्लांट एक्सेसिबल फॉर्म्स थ्रू डिकम्पोजिशन एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं? जो अनअवेलेबल फॉर्म है न्यूट्रेंट का उसको प्लांट एक्सेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीज बाउंड फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल मिनरल्स, इम्प्रूविंग न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल सच एज व्हीट एंड राइस। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोई दे कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स ऑफ यूजेबल बाय प्लांट्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, जैसे कि एग्जांपल है राइजोबियम लेग्यूम सिम्बोसिस। It contributes significant nitrogen in soil and support the objective of sustainable agriculture under ICAR programs. Next point है organic matter decomposition. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? क्रॉप रेसिड्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को भी ब्रेक डाउन करते हैं, विच रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं। अर्थवर्म एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and decomposers, fungi accelerate residual decomposition, reducing the need for residue burning in states of Punjab and Haryana, enhancing nutrients uptake. Mycorrhizal fungi expand the effective root surface area, enabling better absorption of water and minerals. ये जो फंगाई है ये क्या करता है? फॉस्फोरस अपटेक को इम्प्रूव करता है। प्रमोशन ऑफ क्रॉप ग्रोथ एंड सॉइल हेल्थ, इससे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस एंड इम्प्रूविंग सॉइल का स्ट्रक्चर को भी वो लोग इम्प्रूव करते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टर, जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है सच एज ऑक्सिन्स, एनहांसिंग रूट डेवलपमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जब ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज हो जाते हैं उससे फर्टिलाइज़र यूज की एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़ का हमको बताना है। रिड्यूस न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, डिक्लाइनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, स्लो न्यूट्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, लीविंग न्यूट्रेंट लॉक्ड इन अनअवेलेबल फॉर्म्स। एग्जाम्पल इसका देखना, लोअर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, रिड्यूस माइक्रोबियल एक्टिविटी, वीकेंस नाइट्रोजन साइक्लिंग, इंक्रीजिंग न्यूट्रेंट लॉसेस थ्रू लीचिंग एंड volatilization. एग्जाम्पल देखना, पुअर फॉस्फोरस, लैक ऑफ फॉस्फेट solubilizing microbes, limit phosphorus availability despite heavy fertilizer application, greater dependence on chemical fertilizers, farmer compensate for declining biological activity to increase fertilizer application, raising cost and environmental risk, decline in long term सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी लॉन्ग टर्म में। कंटिन्यूस डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी, वीकेंस सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल रिसाइकलिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे कि हमको इसी को स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथनिंग सॉइल बायोलॉजिकल हेल्थ थ्रू एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को हम लोग चेंज करना है, बायो इनपुट्स को चेंज करना है, बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है विच इज़ एसेंशियल फॉर एनहांसिंग फर्टिलाइजर एफिशिएंसी एंड ensuring सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ. Shift from merely feeding crops to nurturing living soils will be crucial for India's long-term food security and national and nutritional security. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, आप मेन पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर्स है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस आंसर्स में. प्लीज़ आप लोग इसका यूज़ कीजिए प्रॉपरली. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है जो इकोनॉमी से है. असेस द रैशनले फॉर रिप्लेसिंग WPI with the producer price index in India. Discuss the challenges associated with the transition. Analyze its impact on inflation assessment and policy
मेकिंग, ठीक है। तो जो WPI को PPI से रिप्लेस किया गया है उसका रैशनल हमको बताना है, चैलेंजेस क्या क्या है ये ट्रांजिशन में और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन्फ्लेशन पे और पॉलिसी मेकिंग पे, ये चीज़ें भी हमको डिस्कस करनी है। एक्यूरेट इन्फ्लेशन मेजरमेंट इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्ट इंडेंसेशन। इन June 26 गवर्नमेंट अनाउंस अ फेज वाइज ट्रांजिशन होगा फ्रॉम WPI टू PPI, ठीक है। इसका रैशनल के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्रॉडर कवरेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कवरेज ज़्यादा हो जाएगा इससे। WPI लार्जली ट्रैक्स कमोडिटी प्राइजेस वेयर एज PPI कैप्चर्स प्राइजेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स अक्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज। ये कमोडिटी प्राइजेस के बारे में, ये गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में है, तो इससे एक बेटर आइडिया पता चलती है, ठीक है। बेटर मेजरमेंट ऑफ प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर लेवल पे क्या हो रही है उसका हमको बेटर आइडिया आता है। PPI मेजर्स प्राइस चेंजेस एट द प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइस चेंजेस के बारे में बताता है बिफोर प्रोडक्ट रीचेस कंज्यूमर्स, हेल्पिंग आइडेंटिफाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर एट द अर्लियर stages. During 26 energy price surge linked to West Asia disruption, producer cost increased before retail inflation reflected the full impact. Captures input output price transmission, separate input and output indices help analyze how cost increases are transmitted to production chains, ठीक है। Alignment with global statistical standards, तो globally भी यही चीज़ यूज़ की जाती है। Most major economies use PPI for producer level inflation measurement, making international comparison more meaningful. तो इससे हम लोग इंटरनेशनली भी हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर कर पाएंगे। कंट्रीज़ जैसे कि USA, चाइना, जापान, सब ने क्या एम्प्लॉय किया है, PPI बेस्ड फ्रेमवर्क्स उन्होंने एम्प्लॉय किए गए हैं। रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द economy, the increasing contribution of services to GDP necessitates an inflation measure beyond traditional commodity baskets, ठीक है। तो सर्विसेज का जैसे कि बढ़ रहा है GDP में उनका शेयर, वैसे ही हमको WPI से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो हमको किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, PPI पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है ये ट्रांजिशन में, डेटा कलेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइजेस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स रिक्वायर एक्सटेंसिव एंड रिलायबल डेटा सिस्टम हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। ट्रांजिशन कॉस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिजनेसेस, न्यूमरस कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट्स एंड एस्केलेशन क्लॉजेज आर लिंक्ड टू WPI। methodological challenges in services pricing. Service output often lacks standardized units, making price measurement difficult. ये सारे challenges है, ठीक है। नीड फॉर स्टेक होल्डर अवेयरनेस, स्टेक होल्डर में अवेयरनेस कैसे आएगी उसके अडेप्शन के बारे में, वो जो एक चैलेंज है। बिजनेस रेगुलेटर एंड एनालिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड न्यू मेथडोलॉजीज फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ensuring continuity and कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा, इसके बारे में देखेंगे। पॉलिसी मेकर्स रिक्वायर कंसिस्टेंट हिस्टोरिकल सीरीज टू एनालाइज लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, ठीक है। लाइकली इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन असेसमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इम्प्रूव इन्फ्लेशन डायग्नोस्टिक, पॉलिसी मेकर्स विल गेन अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लेशन के बारे में उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑफ द कॉस्ट प्रेशर्स एमर्जिंग विद इन प्रोडक्शन सिस्टम्स। Distinguish between input cost inflation and output cost inflation can improve sector specific intervention, इससे वो लोग properly intervene कर पाएंगे। Enhanced industrial policy formulation, detailed producer level data can support targeted support measures for affected industries। Better inflation forecasting इससे बेटर हो जाएगी। RBI ने भी क्या क्या आ गया, कैन यूटिलाइज प्रोड्यूसर लेवल सिग्नल्स अलॉन्गसाइड CPI डेटा फॉर इन्फ्लेशन असेसमेंट, RBI ने भी इसको सपोर्ट किया गया है। इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्सेशन मैकेनिज्म, PPI में प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एस्केलेशन बेंचमार्क्स देन होलसेल प्राइस
wholesale commodity prices. Strengthening evidence-based governance. More granular inflation statistics can improve policy targeting, economic monitoring. इससे क्या होगा, पॉलिसी टारगेटिंग ईजी होगी उनके लिए. कंक्लूजन में लिखेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम WPI to PPI represents a significant statistical reform that can enhance the accuracy, relevance and policy utilization of inflation measurement in India. If supported by robust data systems and institutional capacity, PPI can become vital tool for informed economic governance in increasing complex economy. ठीक है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फ्लेक्स फ्यूल्स. ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस की गई है. फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होती है, जिसमें वेरिंग ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कैसे करेगी, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा, फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा. ये सारी पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए. स्ट्रेटेजिक एनर्जी रेजिलियंस क्रिएट करेगा, रूरल इकोनॉमी को एंड फीडस्टॉक सिक्योरिटी को सपोर्ट करेगा, कार्बन इंटेंसिटी को कम करेगा. तो कार्बन ग्लोबल वार्मिंग भी इससे कम होगी, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, इतना इफेक्ट नहीं होगा. फैक्टर्स क्या है इसके जो इन्फ्लुएंस करेंगे, इजीली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, व्हीकल एक्विजिशन कॉस्ट प्रॉपर होना चाहिए, रिलेटिव फ्यूल इकोनॉमिक्स होने चाहिए. ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में इसमें बताया गया है. कंज्यूमर अवेयरनेस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है रिसेंटली लॉन्च फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में. और आपको एंड करना है अच्छे से कंक्लूजन से. ये कल चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन. ठीक है, 9th क्वेश्चन के बारे में आएंगे जो कि एथिक्स से है. ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ कम्युनिटी लाइज इन इट्स एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विदाउट रिसोर्टिंग टू वायलेंस. ये एक स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमको बताना है. दिस इज द रोल ऑफ नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन पब्लिक लाइफ. डिस्कस द एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉर्मलाइजिंग वायलेंस. तो 3 पार्ट्स में हमको इसको आंसर करना है. ठीक है, ये सेंटेंस किसने दिया गया है, महात्मा गांधी ने. पीसफुल सोसाइटी इज नॉट वन विदाउट डिसएग्रीमेंट्स बट वन दैट पोजेसेस एथिकल मैच्योरिटी टू रिजॉल्व देम थ्रू डायलॉग, एम्पैथी एंड जस्टिस. महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा डेमोन्स्ट्रेटेड दैट नॉन वायलेंस इज नॉट वीकनेस बट अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल हारमोनी. इसमें बॉडी में क्या लिखेंगे, रोल ऑफ नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन पब्लिक लाइफ. ठीक है. प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी. नॉन वायलेंट मेथड रिकग्नाइज इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, प्रिवेंट हार्म वाइल एड्रेसिंग ग्रेवियंसेस. फिलोसॉफी अहिंसा ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इनटू अ मॉरली लेजिटिमेट मूवमेंट रिस्पेक्टेड globally. Strengthen democratic values, dialogue, consultation and peaceful negotiation. Reinforce participation, tolerance and constitutional morality. Article 19 of the Constitution example में लिखेंगे guarantees peaceful expression, assembly, encouraging resolution of difference through democratic means rather than coercion. ठीक है. नेक्स्ट है बिल्ड लॉन्ग टर्म सोशल ट्रस्ट. पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन रिड्यूस बिटरनेस एंड फॉस्टर रिकन्साइलेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़. ठीक है. कम्युनिटी मीडिएशन इनिशिएटिव प्रमोटेड बाय वेरियस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैव सेटल्ड लोकल डिस्प्यूट्स विदाउट प्रोलॉन्ग हॉस्टिलिटी. नेक्स्ट है it encourages emotional intelligence and self-restraint. Non-violent engagement requires empathy, patience and control over impulsive reactions. Ensure sustainable justice. Solution achieved through dialogue are more likely to be accepted and implemented. Voluntary alternative dispute resolution mechanism encouraged by judiciary have reduced adversarial tendencies and promoted consensual settlements. Ethical consequences of normalizing violence के बारे में लिखना है. इससे क्या होगा, जब हम लोग नॉर्मलाइज कर देंगे वायलेंस को, ह्यूमन डिग्निटी इरोड हो जाएगी. वायलेंस ट्रीट्स इंडिविजुअल एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्रेशन रेदर देन एज अ राइट्स बियरिंग पर्सन डिजर्विंग
respects. Incidents of mob violence and public assaults undermine the ethical principle of respect for person, which is a core value of civilized society. Weakened rule of law इससे weak होते जाएगा. Acceptance of violence encourages individuals to seek private revenge rather than lawful remedies. ये एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें मॉब वायलेंस को कंडेम किया गया था. नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंटॉलरेंस, इससे क्या हो रहा है, हम लोग इंटॉलरेंस को भी नॉर्मलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं. रिपीटेड एक्सपोजर टू वायलेंस रिड्यूसेस सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सफरिंग एंड weakens compassion. Breakdown of social cohesion. Fear and mistrust generated by violence damages relationship within communities. Next है corruption of moral character. Frequent resort to violence encourages anger, revenge, impulsiveness over reasoned and ethical judgment. Aristotle's virtue value ethics emphasizes moderation and self-control. Habitual violence reflects the erosion of these virtues. Example क्या, इसका conclusion क्या लिखेंगे? Non-violent conflict resolution transforms disagreements into opportunities for understanding, cooperation and justice. A true strong community is one where ethical restraint prevail over retaliation and dialogue triumphs over the violence. ठीक है, तो हमारा 9th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन जो है करप्शन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. करप्शन थ्राइव्स व्हेन सिटीजन्स perceive bribery as an unavoidable cost of accessing public services. Examine the ethical consequences of normalizing bribery. Discuss measures to strengthen the ethical compliance in administration. Ethics in public administration rest on principle that public office is a public trust. When citizens begin to view bribery as a routine requirement of accessing services, corruption ceases to be an exception and become embedded in the administrative culture. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन. एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इरोजन ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी. इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी, प्रोबिटी भी खत्म हो जाएगी. नॉर्मलाइजेशन वीकेंस द मॉरल कमिटमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू एक्ट हॉनेस्टली एंड इन अकॉर्डेंस विथ द पब्लिक इंटरेस्ट. सेकेंड ARC कमीशन जो था उसने 2007 में इंटीग्रिटी को क्या किया गया था? कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस एंड वार्न अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस. इससे क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट भी होता है. सिटीजन लूज फेथ इन फेयरनेस एंड लेजिटिमेसी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस व्हेन सर्विसेज बिकम डिपेंडेंट ऑन अनऑफिशियल पेमेंट्स. लोगों का कॉन्फिडेंस भी इससे जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया गया अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी टू सस्टेन पब्लिक कॉन्फिडेंस. वायलेशन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस. ब्राइबरी क्रिएट्स अनइक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज फेवरिंग दोज हु कैन पे ओवर डिजर्विंग बेनिफिशरीज. इक्वालिटी ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 है इसके ये अगेंस्ट है. कॉम्प्रोमाइज व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इलीगल पेमेंट्स. मॉरल डिसेंसिटाइजेशन ऑफ सोसाइटी. Repeated exposure to corruption gradually makes unethical conduct appear unacceptable and unavoidable. Undermining of public services value. Values such as objectivity, impartiality and commitment to public welfare are replaced by personal gain and rent-seeking behavior. Nolan principles of public life emphasize selflessness and integrity, which are fundamental compromised by bribery. Measures क्या क्या ले सकते हैं इसको strengthen करने के लिए? ट्रांसपेरेंसी. टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकते हैं. डिजिटल गवर्नेंस रिड्यूस डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करप्ट इंटरेक्शन. जैसे कि एग्जाम्पल है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं. ऑफिस सिस्टम्स है. फेसलेस सर्विस डिलीवरी जो बनाएगी जिससे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी. कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा तो आप करप्शन नहीं कर सकते हो. Institutionalizing ethics and integrity frameworks. Ethical conduct should be promoted through code of ethics, training and value-based administration. The second ARC report on ethics in governance recommended comprehensive code of ethics for public servants, enhancing accountability mechanism. Strong vigilance, audit and grievance redress system increase cost of unethical behavior. Institutions such as
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस यूनिट्स हेल्प डिटेक्ट एंड डिटर करप्शन, प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर्स एंड सिटीजन कंप्लेंट्स। इससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स रिपोर्टिंग करप्शन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिटेलिएशन एंड हरेसमेंट। विसल ब्लोअर एक्ट जो बनाया गया है उसको ये सपोर्ट करेगा। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को हमको प्रमोट करना है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स एंड टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेंट सीकिंग। द सर्वोत्तम मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विसेज एडवोकेट्स ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, सस्टेनेबल करप्शन कंट्रोल कैन नॉट रिलाई सोली ऑन पनिशमेंट, इट रिक्वायर्स एम्बेडिंग इंटीग्रिटी एज द एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म एंड bribery as सोशल taboo. Ethical governance flourishes when institutions reward honesty and citizens can access services with dignity rather than influence. तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चंस रिपीटेड थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कवर किए। इफेक्टिवली 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने इन 1 आवर कवर किए। इससे आपके पॉइंट्स इतने सारे आपको इससे पॉइंट्स मिले हैं, आपका नॉलेज इंक्रीज़ हुआ है। चाहिए आप ये मेरे YouTube चैनल पे भी आप लोग सेम लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, YouTube चैनल पे आप लोग ये सेम लेक्चर्स आप लोग देख सकते हो। आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए। नोट मेकिंग के बारे में भी मैं एक लेक्चर लेके आ जाऊँगा, जिससे आप लोग UPSC सिविल सर्विसेज मेंस 2026 को अच्छे से दे पाएंगे। सिविल सर्विसेज मेंस 26 को आप लोग अच्छे से लिख पाओगे ये एग्ज़ाम को, ये मेरे क्वेश्चन आंसर्स के हेल्प से। मिलते हैं नेक्स्ट